तो सभी को पता है आज की क्लास क्या होने वाली है। टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि हमने कंप्लीट कर दिया है, तो आज से हम एमसीक्यू करवाएंगे। ओके, तो आज की क्लास हमारी एमसीक्यू की रहेगी। सब लोग को पार्टिसिपेट करना है, जो लोग क्लास किए थे, ठीक है, और जो लोग क्लास नहीं कर पाए, है ना, या फिर जिन्होंने वीडियो देख लिया है या फिर क्लास में नहीं कर पाए, तो मैंने पीडीएफ सेंड कर दिया था। जिन्होंने पीडीएफ को पढ़ लिया है अच्छे से, है ना, जो मैंने कंटेंट प्रोवाइड किया था, तो पढ़ लिया हो तो अच्छे से आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। ओके, क्लियर है सबको? सब लोग पढ़कर आए? बताइए कौन कौन पढ़कर आया है, तभी मजा आएगी, पार्टिसिपेट कर पाओगे आप क्वेश्चन में। बताइए, हैंड रेज करिए, थंब करिए किन किन्होंने पढ़कर आया है। क्वेश्चन आप लोग कंटेंट पढ़कर आते हो तो क्वेश्चन करने में मजा आता है ना। चलो फिर भी पीवाईक्यू है और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम करवाएंगे। टोटल 29 क्वेश्चन है, आज की क्लास में 29 क्वेश्चन करवाएंगे और उससे रिलेटेड आपको बताएंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे 4 ऑप्शन को लेकर। तो स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक द्वारा पढ़ाने के लिए, प्रेजेंट दिख रहा है अच्छे से? फुल स्क्रीन में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बताइए आप लोग। जस्ट 1 मिनट, क्योंकि आपको फुल स्क्रीन में नहीं दिख रहा होगा। जस्ट 1 मिनट, नहीं बन पा रहा है, यही से जूम कर देता हूँ। स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक द्वारा पढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकों में शामिल है। ऑप्शन है व्याख्यान, इंटरएक्टिव व्याख्यान, समूह कार्य, स्व अध्ययन। इसमें कोड भी दिया गया है, कोड्स दिया गया है ABD, ABC, ABCD और BCD। इनमें से आपको चुनना है, ठीक है। टेक्निक्स यूज्ड बाय अ टीचर टू टीच, ठीक है। टेक्निक्स, किस टेक्निक का इस्तेमाल करता है टीचर शिक्षक द्वारा पढ़ाने के लिए, किस टेक्निक का इस्तेमाल होता है बताइए। अभी तक तो किसी का आंसर नहीं आया है। हेलो सर, सारे होंगे ना सर? सी दिया तो ABCD ऑप्शन सी बोल रहे हो, सी तो ऑप्शन गलत है। स्व अध्ययन कैसे आएगा? थोड़ा सा स्व अध्ययन का इस्तेमाल करके पढ़ाता है टीचर। नो एक ABC शिक्षक सारे द्वारा हो। एक शिक्षक द्वारा पढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक में शामिल है, ठीक है। उपयोग की जाने वाली, जब उपयोग करता है, किस टेक्निक का उपयोग करता है? व्याख्यान का उपयोग करता है पढ़ाते समय, इंटरएक्टिव व्याख्यान भी होता है और समूह कार्य के द्वारा भी पढ़ाता है। ABC और, लेकिन स्व अध्ययन का इसमें इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। तो A, B और C, ऑप्शन नंबर B, ठीक है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक क्षमता का उच्चतम स्तर है? मूल्यांकन, जानना, समझना। निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक क्षमता का उच्चतम स्तर है? मूल्यांकन, जानना, समझ और विश्लेषण, यानी इवैल्यूएटिंग नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस। जो हमने ब्लूम टेक्सोनॉमी में जो 3 उद्देश्य देखे थे ना, हमने तीनों में वर्गीकृत किया था, जो कि ज्ञान, समझ, ज्ञान था एक, और सॉरी थ्री एज बताया था ना, 3 एज बताए थे ना ब्लूम टेक्सोनॉमी में। तो जो पहला जो एज था ज्ञान के क्षेत्र में, तो उसमें बताया गया कि संज्ञानात्मक में उच्चतम स्तर क्या है बताइए। हेड में हाँ, मूल्यांकन होगा। हाँ मूल्यांकन हेड में 6 बताए गए थे। एक तो था, पहला था ज्ञान, दूसरा था पहला था नॉलेज, दूसरा था अंडरस्टैंडिंग, और तीसरा था, पहले बताइए। नॉलेज था सर, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन था सर, उसके बाद हाँ था वही एप्लीकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद नॉलेज, एनालिसिस। अंडरस्टैंडिंग, और फिर क्या था तीसरे में? नॉलेज था, कॉम्प्रिहेंशन था, उसके बाद एप्लीकेशन था, उसके बाद एनालिसिस था, और उसके बाद एक था एक छूट जा रहा है, उसके बाद फिर इवैल्यूएशन संश्लेषण था और फिर था। लास्ट में इवोल्यूशन था, ठीक है ना। पहले विश्लेषण था, फिर संश्लेषण था, फिर तो पहला मूल्यांकन है, ठीक है। आप लोग को स्लाइड भी दिखा देता हूँ, ठीक है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। जहाँ पर हमने 3H की बात बताई थी, जहाँ पर कॉग्निटिव नॉलेज, अफेक्टिव नॉलेज एंड साइकोमोटर, और उसी में जो हमने कॉग्निटिव नॉलेज में हमने 6 स्तर देखे थे, जैसे नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन यानी अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवोल्यूशन, ठीक है। यही बात है, 6 स्टेज। जो उच्चतम जो स्तर बोला जाता है इवोल्यूशन, सबसे ऊपर क्या है? इवोल्यूशन है ना। तो ऊपर के 3 स्टेज आते हैं, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवोल्यूशन, और नीचे के जो होता है नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन। ओके,
गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल को जो प्रमुख जिम्मेदारी सौंपी गई है वह है बच्चों की जरूरतों और समाज की मांग में सामंजस्य स्थापित करना, बच्चों को नौकरी पाने में सक्षम बनाना, बच्चों की आवश्यकता के अनुसार स्कूल कार्यक्रम तैयार करता है, या फिर ऊपर के सभी। बताए, आंसर देना है आप लोगों को। आंसर सभी होगा। डी। आंसर डी। बाकी लोग बताइए। और प्रियंका जी ए और सी। पुट में नहीं दिया गया है, एक में देना है। द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ विच द स्कूल पर्सनल्स हैव बीन इंस्ट्रक्टेड इज दैट। ठीक है, तो स्कूल को जो प्रमुख जिम्मेदारी सौंपी गई है वह है, क्या है? ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। बच्चों की जरूरतों और समाज की मांग में सामंजस्य स्थापित करना, ये सही आंसर है हमारा। डी ऑप्शन गलत है। बच्चों को नौकरी पाने में सक्षम बनाना, ये भी नहीं। बच्चों की आवश्यकता के अनुसार स्कूल कार्यक्रम तैयार करना, ये है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये है। ठीक है, स्कूल लेवल की बात बता रहे हैं। बात किसकी कर रहे हैं? स्कूल लेवल की कर रहे हैं। तो बच्चों की आवश्यकता यानी जो नीड्स है, नीड्स के अनुसार स्कूल कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं, है ना, ये भी बराबर है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है? समाज की मांग में बच्चों की जरूरतों और सामंजस्य स्थापित करना। समाज की मांग में बच्चों की जरूरतों और सामंजस्य का स्थापित करना, यानी बच्चों में जो जरूरत होती है, जो पोटेंशियल, जो क्षमता का विकसित करना, जो आवश्यकता है, जो नीड्स है, उसकी जरूरतों को पूरा करना, और समाज के मांग के अनुसार उसमें सामंजस्य स्थापित करना, ये भी बात आती है। ठीक है, तो स्कूल को ये जिम्मेदारी दी गई है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन। यहाँ पर एक असेशन दिया गया है और रीजन दिया गया है। पहला है, वैयक्तिक शिक्षा की निगरानी के लिए रचनात्मक मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। यानी वैयक्तिक शिक्षा जो एडल्ट होता है उनके शिक्षा के लिए जो फॉर्मेटिव इवोल्यूशन होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और कारण बताया गया, कारण वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए प्रौढ़ शिक्षण तकनीक अधिक महत्वपूर्ण है। तो वैयक्तिक शिक्षा का कार्यक्रम के लिए प्रौढ़ शिक्षण यानी वैयक्तिक शिक्षण तकनीकी अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो बताइए इसमें से क्या सही है, क्या नहीं है। ठीक है, ए करेक्ट और आर सही, या फिर दोनों सही है, या फिर दोनों गलत है, या फिर दोनों व्याख्या कर रहे सही है। दोनों सही होकर व्याख्या कर। आप लोग यहाँ पर ही इतना मतलब इजी क्वेश्चन भी सवाल नहीं कर पा रहे हो तो फिर दिक्कत आएगा एग्जाम में। ठीक है, बताइए। ये ऑप्शन बोलकर भी बता सकते हो। ए ऑप्शन ए और आर, ए सही है लेकिन आर गलत है। वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए प्रौढ़ शिक्षण तकनीक अधिक महत्वपूर्ण है। तो हाँ ना, वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए वयस्क तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए तो ज्यादा प्रभावित हो सकती है ना टीचिंग, ना लर्निंग ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। आप गलत कैसे बोले हो? तो बी हमारा सही है। और वैयक्तिक शिक्षा निगरानी के लिए रचनात्मक मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। एक तो वैयक्तिक शिक्षा के लिए भी रचनात्मक मूल्यांकन महत्वपूर्ण है यानी एडल्ट और एडल्सेंस जो किशोरावस्था है, किशोर वाले जो अवस्था के बच्चे होते हैं उनके लिए भी रचनात्मक मूल्यांकन महत्वपूर्ण होता है। ये दोनों के लिए होता है। तो पहला तो बात सही है, और दूसरा भी बात सही है कि वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए शिक्षण की तकनीक यानी प्रौढ़ शिक्षण यानी वैयक्तिक शिक्षण तकनीक ही इस्तेमाल करने से महत्वपूर्ण होती है शिक्षण, है ना। तो ये भी बात सही है। लेकिन इसका जो रीजन जो बताया गया है यानी इसका व्याख्या नहीं कर रहे एक दूसरे से। ठीक है, इसमें व्याख्या नहीं हो रही है, पहले का दूसरा कारण नहीं बन रहा है। ठीक है, दोनों तो अपने आप में सही है लेकिन व्याख्या नहीं हो पा रही है, इसलिए हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाए। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मतलब यानी क्वालिटी एजुकेशन मीन्स क्वालिटी एजुकेशन मीन्स शिक्षा प्रणाली में सुधार, शिक्षक छात्र संबंधों में सुधार, सभी के लिए परिवहन सुविधा में सुधार और शिक्षण प्रौद्योगिकी में सुधार। सर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। यहाँ पर कोड्स भी दिए गए हैं, कोड दिए गए हैं। तो बी ऑप्शन ठीक है। बी ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मतलब क्वालिटी एजुकेशन मीन्स, देखिए ए बी डी आप लोग आंसर दे रहे हो, ए बी और डी। तो शिक्षा प्रणाली में सुधार भी, तो शिक्षा प्रणाली में सुधार, ये तो सुधार करेंगे तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो पाएगी, है ना। शिक्षक छात्रों में संबंध, अच्छा इंटरेक्शन होना चाहिए उन दोनों में, ये भी बात सही बताई गई है। और चौथा नंबर है शिक्षण प्रौद्योगिकी में सुधार भी होना चाहिए, टेक्निक्स का इस्तेमाल होना चाहिए, है ना, अच्छे टेक्निक्स का इस्तेमाल। इससे भी क्या होता है, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्राप्त होती है ना, जो हमने सहायक सामग्री पढ़ी थी, है ना, उसमें। सभी के लिए परिवहन सुविधा में सुधार, तो ये इतना ये नहीं बताया गया है। ठीक है, तो ये गलत है, हमारा छाट ही जाता है। सभी के लिए परिवहन सुविधा में सुधार, तो ये नहीं आएगा हमारा तीसरा नंबर का। ठीक है, बाकी सब रिलेट करते हैं, पहला दूसरा चौथा। गुड शालन जी, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासरूम डिसिप्लिन कैन बी मेंटेन्ड इफेक्टिव बाय।
तो कक्षा के अनुशासन को प्रभावी ढंग से बनाए रखा जा सकता है। किससे बनाया जा सकता है कक्षा का अनुशासन प्रभावी ढंग से? तो बताना है कि अनुशासनहीनता का कारण जानना और कड़े हाथ से उसे संभालना, एक कार्य प्रदान करना जो विद्यार्थी की रुचि के अनुसार हो। तीसरा नंबर है कक्षा में फैंसी कपड़े पहनकर आना, है ना, या फिर इनमें से कोई नहीं। बी ऑप्शन बता रहे हो आप लोग, एक कार्यक्रम प्रदान करना जो विद्यार्थी की रुचि के अनुसार हो। यहाँ पर बात की गई है कि अनुशासन को प्रभावी ढंग से बनाए रखा जा सकता है। अनुशासन को ऑप्शन ए नंबर, हाँ नेहा जी गुड। नहीं बी ऑप्शन नहीं आएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। देखिए पहले तो अनुशासन बनाना है तो अनुशासनहीनता का कारण जानना पड़ेगा ना, मेन आपको फोकस देना है ना, क्या बोला गया। तो अनुशासनहीनता का कारण, अनुशासनहीन कैसे हो रहा है उसका कारण जानेंगे, है ना, कारण जानेंगे। और कड़े हाथ से उसे संभालना, कड़े हाथ से का मीनिंग होता है यहाँ पर कि दंडात्मक का यहाँ पर नहीं यूज होता है, ठीक है। कड़े हाथ का मतलब यहाँ पर दंडात्मक का इस्तेमाल नहीं होता। कड़े हाथ का मीनिंग यहाँ पर हो सकता है कि अनुशासनहीनता, यानी जो भी बच्चे अनुशासनहीन कर रहे हैं, यानी अनुशासन का अच्छे से पालन नहीं कर रहे हैं, यानी दूसरे अलग कार्य में मतलब बेकार चीजों में उसका ध्यान है, तो उनको क्या करना है, हमें ऐसे कार्य देना है कि वो बेकार चीजों और इतना बिजी रखना है उनको कि वो बेकार चीजों में उनका ध्यान न जाए, है ना, अनुशासनहीन ना करे। इसलिए उनको अच्छे कामों में इनको इंक्लूड करना पड़ेगा आपको, बच्चों को, है ना, उनको बिजी रखना पड़ेगा। हम भी तो समाज में देखते हैं मतलब कि काम में बिजी रहने के बाद दूसरी चीजें आती नहीं है ना, जो हमारा काम है उस पर ज्यादा फोकस रहता है। तो ज्यादा बिजी मतलब जिस चीज पर हम बिजी रहते हैं वही ज्यादा अच्छा लगता है। तो अच्छी चीजों पर हम बिजी रखेंगे अपना माइंड, तो वही चीजें हमें मतलब क्या होगा, अनुशासन का पालन होगा, हमारी रुचि बढ़ेगी उसमें, है ना, हमारी जो टीचिंग है, हमारी जो लर्निंग है वो प्रभावित होगी अच्छे से, है ना, हम आगे हमारा जो विकास हो पाएगा। इसलिए बुरे कामों को न जाते हुए अच्छे चीजों को हमें फोकस देना है, बिजी रखना है। पेडागोजी एक शिक्षण तकनीक है, वयस्कों को पढ़ाना, महिलाओं को पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना, शिक्षकों को पढ़ाना। बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करिएगा। मैंने सब पढ़ा दिया है आप लोगों को, जितना मैंने क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, ठीक है, इससे रिलेटेड जो मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड करवा रहा हूँ। तो पेडागोजी एक शिक्षण तकनीक है, बच्चों के लिए पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना, ठीक है। वयस्कों को पढ़ाना, इसमें शिक्षण तकनीक कौन सी आती है बताइए? हमने 3 शिक्षण टेक्निक पढ़ी थी। एंड्रोगोजी, ठीक है, एंड्रोगोजी आ जाएगी। हमने एक शिक्षण टीचिंग जो हम क्या बोलते हैं प्रोसेस है ना, मॉडल जो पढ़े थे टीचिंग के मॉडल, तो उसमें पेडागोजी था, एंड्रोगोजी था और ह्यूटागोजी था, ठीक है। तो पेडागोजी में बच्चों के लिए और एंड्रोगोजी में वयस्कों के लिए, और जो ह्यूटागोजी जो था उसमें जो शोध जो करते हैं, रिसर्च जो करते हैं उनके लिए बताया गया, ज्ञान के बारे में ज्ञान पूछते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों के लिए, ठीक है। ये जो 12 से लेकर 18 वर्ष तक बच्चे रहते हैं उनके लिए बताया गया, 18 से ऊपर वयस्कों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, समय कितना हो पा रहा है, हाँ हो जाएगा। शिक्षकों को शैक्षिक दर्शन का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि शैक्षिक दर्शन का अध्ययन क्यों करना चाहिए? हम लोगों ने पढ़ा था ना, आदर्शवादी पढ़ा था, अनुभववादी पढ़ा था, प्रकृतिवादी पढ़ा था, और भी पढ़ा था, है ना। तो बताइए शिक्षकों को शैक्षिक दर्शन का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि शिक्षकों को उन्हें उसकी जानकारी नहीं है, उनका अपना दर्शन नहीं है। दर्शन सभी विषयों की रीढ़ है, वे अपने स्वयं के दर्शन को स्पष्ट करके अपने काम में सुधार कर सकते हैं। सर डी ऑप्शन, they may improve their work by clarifying their own philosophy। ज्योति जी, प्रेमिला जी, नेहा जी, देखिए पहले तो बात समझिए, शिक्षकों को शैक्षिक दर्शन का अध्ययन करना क्यों चाहिए? तो शैक्षिक दर्शन हम लोगों ने बताया था टीचिंग में, जो फिलोसफी, अपनी अपनी फिलोसफी होती है, ठीक है, अपने अपने व्यू होते हैं, है ना। जैसे कि हमने प्रकृतिवाद जो हमने पढ़ा था उनका मानना अलग रहता है, जो आदर्शवाद था उनका मानना थोड़ा अलग रहता है ना, जो अनुभववाद था उनका मानना थोड़ा अलग रहता है, etc, ठीक है। तो अपना अपना दर्शन रहता है, लेकिन इसमें भी क्या करना चाहिए टीचर को, इस तरीके से सारा दर्शन, मतलब ऐसा नहीं हो कि हम अपना जो मतलब क्या बोलते हैं, मतलब हम जिसको मानते हैं, जैसे हम चारवाक को मानते हैं तो चारवाक ही सही है ना, ये परसेप्टिव नहीं रखना चाहिए। यूनिवर्सली जो परसेप्टिव है उसको ध्यान में रखते हुए, और क्या जरूरत है ना, क्या हमारे पास क्वेश्चन पुटअप हुआ है और उसका क्या समाधान है एक्चुअल में,
वही हमको सामने वाले के पास रखना चाहिए, है ना, सब यूनिवर्सल देखना चाहिए। ठीक है, तो यही बात बताया गया है कि सभी के लिए क्या अच्छा हो सकता है उसको आपको शिक्षकों को देना है। इसलिए शैक्षिक दर्शन का अध्ययन करना जरूरी है। सभी का फिलोसफी, सभी का जो साइकोलॉजिस्ट है उनका पढ़ना चाहिए, और क्या बेहतर लगता है उनमें से बच्चों को उसमें प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो यही बोला गया कि वे अपने स्वयं के दर्शन को स्पष्ट करके, यानी जो अपनी पहले धारणा की है, पूर्व धारणा की, वो गलत भी हो सकती है ना दूसरे के अंडरस्टैंडिंग में, है ना, दूसरे के समझ में। इसलिए अपने स्वयं के दर्शन को स्पष्ट करके क्या करना है, अपने काम में सुधार कर सकते हैं, है ना, और अपने काम में सुधार कर सकते हैं। ठीक है, सुधार करके दूसरों को अच्छी चीज देना है बच्चों। ठीक है, क्लियर है। हम लोगों ने भी नव दर्शन पढ़ा है, जो इंडियन दर्शन, भारतीय दर्शन जो है ना, उसमें भी अलग अलग व्यू होते हैं, अपने अपने मत होते हैं, उसमें से भी हमें क्या एक्चुअल में देना है, क्या स्पष्ट करना है अपने तरीके से, वो भी देखना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर हुआ। इसलिए शैक्षिक दर्शन का अध्ययन करना आवश्यक होता है टीचर को। क्लियर है। टीचर्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए, टीचर का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यानी शिक्षकों की प्राथमिक जिम्मेदारी निहित है, इसमें नियत है, जो कि प्लानिंग, एजुकेशनल प्लानिंग करना, और दूसरा है नीतियां को लागू करना, तीसरा है रिकॉर्ड, बच्चों का रिकॉर्ड रखना, और चौथा है सभी। प्राइमरी क्या है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन पुटअप होता है हमारे अवस्था से, चरण जो अवस्था पढ़े हो ना आप लोग, स्टेजेस जो पढ़े हो ना टीचिंग के, मैंने पढ़ा है, मेमोरी लेवल, उसको हम चर बोलते हैं ना, चरण, चर और चरण बोल रहे, अवस्था ठीक है सर। अवस्था में क्या आएगा, आप लोग पहले तो प्री प्लानिंग स्टेज आएगा। हाँ गुड, तो पहले प्री एक्टिव फेस है ना, प्री एक्टिव फेस है पहला जो अवस्था है हमारा, जो पहले पूर्व नियोजन करते हैं हम ना, बहुत अच्छे से मैंने बताया था आप लोग को। प्री एक्टिव फेस जो होता है, ठीक है, फिर एक्टिव फेस, और लास्ट में जो आता है उत्तर सक्रिय अवस्था बोलते हैं, ठीक है। पहले बोलते हैं पूर्व सक्रिय अवस्था, दूसरा है सक्रिय अवस्था, और तीसरा है उत्तर सक्रिय अवस्था। जहां पर पहले में क्या करते हैं हम, पहली जो अवस्था प्री एक्टिव, इसमें प्लानिंग करते हैं, योजना स्टेज भी बोलते हैं, नियोजन भी बनाते हैं। और दूसरे में क्या होता है, हम पूरा प्लानिंग कर लिया, अब शिक्षण कार्य करवाने जा रहे हैं ना, अंदर स्कूल में गए, तो उसमें सक्रिय जो अवस्था होती है, इसमें शिक्षण कार्य करवा रहे हैं बच्चों को, है ना, शिक्षण कार्य दे रहे हैं। ठीक है, यानी नीतियों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, है ना, एक प्रकार से, है ना, इस्तेमाल कर रहे, क्रिया कर रहे हैं, यानी इसको हम बोलते हैं क्रियान्वय अवस्था। क्या बोलते हैं हम, क्रियान्वय अवस्था बोलते हैं दूसरे में। और तीसरे में उत्तर सक्रियात्मक, यानी इसमें क्या करते हैं हम, मूल्यांकन करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं। ये क्लियर है आप लोगों को, अब आंसर आप दे सकते हो। देखिए, तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है बताइए अभी आप लोग। देखिए पहला अनुभवों की योजना बनाना हो जाएगा सबसे पहले। हाँ गुड, तो प्लानिंग करना, यही तो प्राइमरी है, यही तो प्राइमरी है, प्लानिंग करना, ये प्राइमरी है। ये जो हमारा है प्री एक्टिव फेस में आता है ना, तो यही हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर का। ओके, तो पहला हमारा क्या आंसर सही हो जाता है। नीतियों को लागू कब करता है, जब सक्रिय अवस्था में, एक्टिव फेस में जो आता है, तब नीतियों को लागू करता है, जो भी नीतियां बनाया है उसको लागू करता है टीचर। और छात्रों का रिकॉर्ड रखना, ये जब आता है हम उत्तर सक्रियात्मक अवस्था, इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, ये तीसरे में आएगा। क्लियर है सबको, सारे ऑप्शन को भी क्लियर करते जा रहे हैं हम लोग। निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया को क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए यही भी उसी तरीके से, उसी में अवस्था से ही आया है क्वेश्चन। ठीक है, हमारे जो स्टेजेस है शिक्षण की, उसी में से क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया को क्रम में व्यवस्थित करिए, अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर। तो बताइए, प्रीवियस नॉलेज पहला है, दूसरा है इवोल्यूशन, रीटीचिंग तीसरा है, फिर फॉर्मुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, और पांचवा है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, सामग्री की प्रस्तुति। बताइए, इसमें कोड दिया गया है आपको, पहले में क्या आएगा बताइए। पहले तो हमने अवस्था के बारे में देखना है, पिछले ज्ञान से जोड़ो, पहले तो वो होगा ना सर, पहला फर्स्ट सही होगा। नहीं, आप देखिए, हमने जो प्री एक्टिव फेज बताया ना, उसी के अनुसार चलना है आपको। ठीक है, और दूसरा में क्या बताया हमने, एक्टिव फेज बोला है, और तीसरे में क्या बताया हमने, निर्देशात्मक उद्देश्यों को तैयार करना। हाँ, तो पहले टीचर क्या करता है, उद्देश्य को निर्धारित करता है। गुड शालिनी जी, निर्देशों को उद्देश्य निर्धारित करता है ना। फिर दूसरे में क्या आएगा बताइए,
ये पहला ही फेस में आएगा, ये ध्यान रखना आप लोग, ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है रिएक्टिव फिर फेस। दूसरे में आएगा सर वर्तमान ज्ञान को पिछले ज्ञान से जोड़ना। और वर्तमान ज्ञान को पिछले ज्ञान से जोड़ना, शिक्षण सामग्री की प्रस्तुति होगा ना पहले। ठीक है, वर्तमान ज्ञान को पिछले ज्ञान से जोड़ना, तो जो आएगा चौथा और 4 और 5, 4 और 1, ठीक है, ठीक है, 4 और 1, डी ये ऑप्शन 2, ठीक है। यानी आप उद्देश्यों को निर्धारित कर लिया है, जब टीचर अब क्या करेगा, टीचिंग करने जाएगा ना, प्रायर नॉलेज को जानता है ना सर, प्रायर नॉलेज जानने हाँ, की कोशिश करता है, फिर उसके बाद हाँ, प्रेजेंटेशन करता है सामग्री की। प्रेजेंटेशन करता है, ठीक है। तो जब हम पहले में उद्देश्य निर्धारित कर लिए, जब हम टीचिंग करने गए हैं टीचर, तब क्या करते हैं, प्रीवियस नॉलेज जो पहले का ज्ञान है उसको जानेगा, उसके अनुसार वो इस्तेमाल करेगा बाकी चीजों को, है ना, तो वो दूसरे में आएगा, ठीक है। तीसरे में क्या आएगा, शिक्षण सामग्री की प्रस्तुति, यही आएगा। अब क्या कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है ना, ये भी किसमें आएगा, एक्टिव फेस में आएगा, एक्टिव फेस में आएगा, है ना, बोलो। अब लास्ट में जो उत्तर सक्रियात्मक अवस्था होती है उसमें क्या आएगा, मूल्यांकन आएगा ना, मूल्यांकन करेगा, ये 4 नंबर, ठीक है, ये 4 नंबर। हाँ, और फिर मूल्यांकन में सबसे फिर लास्ट जब में कुछ पुनः भी शिक्षण, होगी तो फिर पुनः टीचिंग। हाँ, फिर पुनः शिक्षण। क्लियर हो गया होगा सबको, ओके है। 5 नंबर हमारा सही आंसर है। शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका है, यानी द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन, ask student to read books, suggest good reference material, initiative or discussions and participate in it. सर डी ऑप्शन, D option, good. इनिशिएट एंड डिस्कशन एंड पार्टिसिपेट इन इट। हाँ, इनिशिएट और डिस्कशन एंड पार्टिसिपेट, तो एक चर्चा शुरू करे और उसमें भाग ले, तो डिस्कशन करवाना चाहिए। शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका क्या है, तो डिस्कशन के माध्यम से हम अच्छे से शिक्षण करते हैं, लर्निंग करते हैं ना, है ना, तो डिस्कशन करना चाहिए और उसमें पार्टिसिपेट, तो बच्चा क्या होता है, पार्टिसिपेट भी करता है, तो इसमें क्या आता है, लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट होता है ना, तो सबसे अच्छी शिक्षा का क्या बोलते हैं हम, लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना। इससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लर्निंग ग्रो होती है ना, लर्निंग होती है, इसलिए चर्चा और उसमें भाग लेना, ये ज्यादा से ज्यादा शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका बोला गया है। ओके, बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर अधिकांश शिक्षक महिलाएं होनी चाहिए क्योंकि वे पुरुष की तुलना में बच्चों को बेहतर पढ़ा सकते हैं, पुरुष की तुलना में बुनियादी सामग्री को बेहतर जानते हैं, कम वेतन पर उपलब्ध है, कम वेतन में हो जाता है महिला का, है ना, बच्चों के साथ प्यार और स्नेह के साथ व्यवहार कर सकते हैं। हाँ नेहा जी, हाँ, ये ज्यादा क्वेश्चन पता है क्या, सीटेट के इसमें आता है क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना डी सीटेट में ऑप्शन आता है, होगा, पेडागोजी में आता है सीटेट, ठीक है, सर डी। पेडागोजी में ज्यादा क्वेश्चन आता है, डी ऑप्शन। तो बच्चों के साथ प्यार और स्नेह का साथ व्यवहार कर सकते हैं, इसलिए ज्यादातर जो प्राथमिक विद्यालय स्तर पर होते हैं, जो ज्यादातर शिक्षक महिलाएं होती है। लेकिन पता है ये भी क्या है, बायसनेस से देखा जाए सर, मतलब ये डायरेक्टली कंपैरिजन कर रहे हैं। हाँ सर, है तो बायसनेस है, डिस्क्रिमिनेशन ये। हाँ बायसनेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, छात्रों के अधिकतम आत्म साक्षात्कार के लिए, छात्र के अधिकतम आत्म साक्षात्कार के लिए एक शिक्षक का प्रमुख योगदान किसके माध्यम से प्रभावित होता है, छात्रों की आवश्यकता की निरंतर पूर्ति, क्लासरूम गतिविधियों का सख्त नियंत्रण, छात्रों की आवश्यकता, लक्ष्य और उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता, शैक्षणिक मानकों के सख्त सुदृढ़ीकरण। सेल्फ इंटरव्यू, आत्म साक्षात्कार के लिए एक शिक्षक का प्रमुख योगदान क्या हो सकता है, किसके माध्यम से प्रभावित होता है, सेंसिटिविटी टू स्टूडेंट्स नीड्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिविटीज, स्ट्रिक्ट रेनफोर्समेंट तो ये तो गलत बात है ना, शैक्षणिक मानकों के सख्त सुदृढ़ीकरण, सी ऑप्शन होगा, कंट्रोल, स्ट्रिक भी यहाँ पर स्ट्रिक आ रहा है ना, तो ये गलत आ जाएगा, ठीक है, स्ट्रिक नहीं होनी चाहिए। आवश्यकता की निरंतर पूर्ति, ये ठीक है, ये ठीक है, बट नीड्स की निरंतर पूर्ति, ठीक है, ठीक है, बट उतना भी हम सही नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर जो कंटिन्यूअस नहीं होना दी गई है ना, चाहिए, एक बार देने के बाद निरंतर पूर्ति, ठीक है, आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति, ठीक है, मान लीजिए, लेकिन यहाँ पर नीड्स शब्द यूज किया है ना, ऑलरेडी नीड्स भी है, गोल्स भी है उसके उद्देश्य के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्टिविटीज है, उसको क्या चाहिए, है ना, तो तीनों बातें किस में आ रही है, सी में आ रही है, तो सबसे मोस्ट हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो सी नंबर, ओके ना, वही ना, क्योंकि उसमें ठीक है, वही है।
नीड्स की भी पूरी हो रही है, नीड्स भी पूरा हो रहा है, गोल्स भी उसको क्या चाहिए वो भी, और उसकी क्या ऑब्जेक्टिविटी है ना। इससे क्या होता है आत्मसाक्षात्कार के लिए जो हम खुद जान पाते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशों के दौरान शिक्षक और छात्र दोनों को निरंतर प्रतिक्रिया, निर्देश के दौरान जब इंस्ट्रक्शन दे रहे टीचर, उसके दौरान शिक्षक और छात्र दोनों निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन सीखने की प्रगति का आकलन करता है। मैंने बताया था आप लोग को, मूल्यांकन कराया था, तो बताइए। इंस्ट्रक्शन देते समय निरंतर यानी फीडबैक जो होता है ना, कंटिन्यूअस फीडबैक, ठीक है। इंग्लिश में भी देखिए, जिनको हिंदी में थोड़ा सा तकलीफ हो रही है वो इंग्लिश में भी यहाँ पर लिखा है, बायलैंग्वेज चीजें दी गई है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस फीडबैक मिलता है किस मूल्यांकन में, प्लेसमेंट इवोल्यूशन, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन और समेटिव। सी ऑप्शन आ रहा है डायग्नोस्टिक, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी दिए रहे हैं, नेहा जी भी सी दे रहे हैं। Continuous feedback to both क्लास को teachers प्रॉपर नहीं and पढ़ी हो आप लोगों ने, या फिर पीपीटी भी नहीं पढ़े हो। सर ये फॉर्मेटिव होगा बी। हाँ जी, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, हम बहुत बार बताया आप लोगों को, बहुत बार एक क्वेश्चन तो आता ही इसका, रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। फॉर्मेटिव में हमने सीक्वेंस में तो बिठाया था, आप लोगों को बताया था कि प्लेसमेंट इवोल्यूशन जो होता है, पहला जो प्लेसमेंट इवोल्यूशन है, अभी देखिए यहाँ पर आप लोगों को पूरा क्लियर कर देता हूँ। मैंने क्लास में बताया था प्लेसमेंट इवोल्यूशन जो होता कि हम क्लास में अंडर जा, मतलब कोई कोर्स करने जा रहे हैं ना, तो हम क्या करें, टेस्ट दे रहे हैं, उस टेस्ट के बेसिक पर हमारा इवोल्यूशन हो रहा है, यानी हम कितना जानते हैं, है ना। उसके बेसिक पर हमें कोई भी गवर्नमेंट जो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, वो प्राप्त होती है ना, उसके बेसिक पर तो प्लेसमेंट करते हैं हम, ठीक है। जहां पर कि पूर्व नॉलेज जो चेक किया जाता है, जो टेस्ट देते हैं, ठीक है, टेस्ट के थ्रू। दूसरा में क्या है, फॉर्मेटिव, जब हम क्लास में चले गए तो जहां पर हमें शिक्षण प्राप्त होता है वो कंटिन्यू, मतलब शिक्षण के दौरान ही आपकी समस्या का समाधान हो रहा है, और आप तुरंत के तुरंत क्वेश्चन पूछ रहे हो, उसका टीचर जवाब दे रहा है, और आप लोग भी फीडबैक दे रहे हो, ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं है ना, इस प्रकार से कि ये मुझे आता है, ये नहीं आता है, ठीक है। इस प्रकार से जो भी है क्लास के निर्देश के समय ही निरंतर फीडबैक चलता है, ये फॉर्मेटिव हुआ। जब हम लास्ट में क्या आएगा, जब अब सारा हो गया फॉर्मेटिव यानी उसका समाधान हो गया, लास्ट में जब मूल्यांकन करते हैं, लास्ट का जो मूल्यांकन होता है क्लास के अंत में बोल सकते हैं, या फिर सेमिस्टर के अंत में भी जो बोल सकते हैं, हम उसको बोलते हैं समेटिव। तो क्लास के एंड में, या फिर 6 महीने के जब सेमिस्टर पैटर्न होता है, फिर एक या फिर साल का जो पैटर्न होता है, जो पेपर देते हैं लास्ट में, उसको भी हम समेटिव बोले, जब रिजल्ट आता है, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट में आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, निदानात्मक यानी डायग्नोस्टिक। जब हम फेल या पास हो गए, फेल हो गए समझ लीजिए, तो क्या कमियां रह गई है ना, समस्या का जो क्या कारण है एक्चुअल में, उसको ढूंढकर यानी उसको देखकर उसका उपचार किया जाता है, उसका निदान किया जाता है लास्ट में। जैसे भी कोई नेट का एग्जाम फेल हो गया है ना, तो उसमें क्या कमियां रह गई है, उसको देखकर उसका उपचार किया जाता है, ठीक है, उसका निदान, उसका डायग्नोज किया जाता है, ये लास्ट में निदानात्मक मूल्यांकन आता है, ठीक है। उस दिन भी मैंने बताया था। क्लियर है सबको अभी? यस सर। चारों हमारे मूल्यांकन के प्रकार क्लियर हो गए। हमने ये सीक्वेंस, आपको सीक्वेंस में याद रखना है, सीक्वेंस में याद रखोगे तो भूलोगे नहीं कभी, ऐसे याद रख लीजिए। सर इसका फॉर्मेटिव नेक्स्ट का याद करने का ये भी तरीका है कि ड्यूरिंग क्लास होता है ये, तो जब भी कोई इंटरेक्शन कंटिन्यूस सेम टाइम पे हो रहा है, क्लास में हो रहा है, तो वो हमेशा फॉर्मेटिव होगा। हमने चारों का याद करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप बिठाया ना, प्लेसमेंट हो गया, क्लास के एंट्री के पहले, फिर क्लास में एंट्री करते हैं तो हमने फॉर्मेटिव बताया, फिर क्लास के एंट्री करने के बाद जब लास्ट में क्या करते हैं हम, लास्ट में क्वेश्चन आंसर या फिर लास्ट में जो पेपर देते हैं, ठीक है, एग्जाम देते हैं, तो हमने बोला था कि यहाँ पर योगात्मक समेटिव, और लास्ट में जब फेल होते समझ लीजिए, लास्ट में समझ, हाँ, फेल या पास, तो फेल होते तो उसका क्या समस्या है, तो वो निदानात्मक डायग्नोस्टिक, ठीक है। तो ये भी सीक्वेंस ही, तो ऐसे याद रखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में एक शिक्षक है, अ टीचर इन द क्लास इज, कक्षा में एक शिक्षक है, समूह का अध्यक्ष है, समूह के एक निदेशक, फिर एक नेता और समूह का मार्गदर्शक है, या फिर ऊपर के सभी, बताइए। सर बी, ए डायरेक्टर ऑफ द ग्रुप। अभी होना चाहिए। वैसे तो एप्रोप्रिएट लिखे तो ऑप्शन सी होना चाहिए, एक नेता और समूह का मार्गदर्शक। देखिए यहाँ ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन वेरिएबल से क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन वेरिएबल से है। चर जो बोलते हैं ना, कितने चर थे हमारे, हमने पढ़ाया था,
राइटिंग सर 3 शर्त है। 3 करते तीन शिक्षक चलते हैं तो एक डिपेंडेंट, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंट, इंटरवेनिंग। डिपेंडेंट और पहले सर था डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, दूसरा था इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, इंटरवेनिंग और इंटरवेनिंग। इंटरवेनिंग। ठीक है, तो पहला में इंडिपेंडेंट यानी उसी हिसाब से शिक्षक क्या सर ये होता है, बी स्वतंत्र ऑप्शन होता है। होगा इसका। अभी तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन, अब आपको तो हिंट भी दे दिया मैंने, वेरिएबल से क्वेश्चन आता है। जब टीचर एक इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, तो एक नेता की भूमिका में होता है ना, एक नेता होता है। नेता यानी नेतृत्व करता। नेता का मीनिंग क्या होगा, नेतृत्व करता। ठीक है, नेतृत्व की भूमिका में होता है, एक नेता होता है। और समूह का मार्गदर्शक, समूह यानी छात्रों को क्या करता है, मार्गदर्शन देने वाला। okay? तो शिक्षक, कक्षा में एक शिक्षक पूछा गया है, कक्षा में शिक्षक क्या है कि वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कक्षा में इसकी भूमिका क्या रहेगी, नेता की रहेगी, यानी नेतृत्व करता। ठीक है, मीनिंग नेता वाला मतलब मारपीट करने वाला नेता वाला नहीं है। ठीक है, मतलब एकदम ही ज्यादा हुक्मबाजी कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, नेतृत्व करता। ठीक है, और मार्गदर्शक एक क्या बोलते हैं, गाइड, गाइड के तौर पर होता है ना। ओके सर। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समझ में आ रहा है यस आप लोगों को सर। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होता है। चलो नेक्स्ट, सभी को लेकर जा रहे हैं। मुक्स स्टैंड अप फॉर क्या है, फॉर क्या है बताइए। मुक्स का फुल फॉर्म बना है आप लोगों को, पार्टिसिपेट करिए सभी लोग। सर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। पैसिव ओपन वाला मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, ये ऑनलाइन कोर्स है। इसका जो एग्जाम्पल देखा जाए तो स्वयं है ना, ये मैसिव नेशनल इंटरनेशनल भी कोर्स चलता है। ठीक है, ऑनलाइन जो कोर्स चलता है, जो कि हम घर बैठे ऑनलाइन यानी ऑनलाइन के माध्यम से हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। मुक्त शिक्षा भी बोला जाता है ना, मुक्त शिक्षा बोलते हैं हम लोग। और ये स्वयं ये क्या है, ये जो प्लेटफॉर्म है, इस पर जो कोर्स चलता है, ओपन ऑनलाइन कोर्स चलता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल है ये स्वयं, स्वयं एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ओके, भारत में जो स्वयं चलता है, और बाकी इंटरनेशनल भी चलता है। इंटरनेशनल में मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स का इस्तेमाल होता है। ओके, जहाँ से हम नेशनल या फिर इंटरनेशनल जो भी कोर्स करके सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं, एजुकेशन ग्रहण करते हैं। ओके, क्लियर है सब। नेक्स्ट, हमने अच्छे से करवाया था मैसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ है कौशल का अधिग्रहण, व्यवहार का संशोधन, व्यक्तिगत समायोजन, ज्ञान का समावेश। तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग्स ऑफ द लर्निंग इज, बताइए। क्या है, स्किल या फिर बिहेवियर, मॉडिफिकेशंस ऑफ बिहेवियर, पर्सनल एडजस्टमेंट। बताइए क्या है, ज्ञान का समावेश। ऑप्शन बी, व्यवहार का यही क्वेश्चन में आएगा, तो यही आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर है। मॉडिफिकेशंस, व्यवहार में परिवर्तन बोल सकते हैं, या फिर व्यवहार में संशोधन बोल सकते हैं। यही सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ है। ओके, ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण को प्रभावित नहीं करता, अनुभव के माध्यम से सीखना, शिक्षक का ज्ञान, कक्षा की गतिविधियां जो सीखने को प्रोत्साहित करती है, या फिर शिक्षकों और छात्रों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। तो बताइए, शिक्षण को प्रभावित नहीं करता, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इम्पैक्ट शिक्षक का टीचिंग, ज्ञान। नॉट इम्पैक्ट। हाँ, ऑप्शन शिक्षक का डी, ज्ञान तो जरूरी है। ऑप्शन डी सर ऑप्शन डी, हाँ, सामाजिक ऑप्शन डी। अर्थ, हाँ सर तो डी लग रहा है। शिक्षकों और सामाजिक छात्रों की आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि। आर्थिक पृष्ठभूमि, ये ज्ञान ही उतना कुछ नहीं मायने नहीं ज्ञान रखते ही हैं। नहीं होगा तो हाँ, पढ़ाएगा क्या? ठीक है, आर्थिक पृष्ठभूमि उतना कुछ मायने नहीं करते, लेकिन नॉलेज है ना बाबा, नॉलेज चाहिए है ना। तो नॉलेज, शिक्षक का नॉलेज जरूरी है। अनुभव के माध्यम से सीखना, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग है ना। कक्षा की गतिविधि जो को सीखने को प्रोत्साहित करती है, ये भी सही है। तो लेकिन आज सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उतना महत्वपूर्ण नहीं हाँ होता। सर उसको इंग्लिश में नहीं देखा तो समझ नहीं पाया उसको। हाँ ठीक है। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। सोशियो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, ठीक है, आप टीचर्स एंड स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी शिक्षण का एक कार्य है। प्रभावी, इफेक्टिव टीचिंग इज अ फंक्शन ऑफ। तो प्रभावी शिक्षण का एक कार्य है। शिक्षक की संतुष्टि, शिक्षक की ईमानदारी और प्रतिबद्धता,
शिक्षक छात्रों को सिखाते और समझते हैं। और पेशेवर उत्कृष्टता के लिए शिक्षक की पसंद। सर प्रभावी शिक्षक का एक कार्य है। सर टीचर मेकिंग स्टूडेंट लर्न एंड अंडरस्टैंड। गुड। टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, तो सिखाता है, लर्न कराता है। शिक्षक क्या कराता है? छात्रों को लर्न कराता है, अंडरस्टैंडिंग समझ पैदा कराता है। तो यही तो शिक्षण का एक कार्य है ना, प्रभावी शिक्षण का कार्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? प्रेरित शिक्षण यानी मोटिवेशन है ना, मोटिवेटेड टीचिंग किसको माना जाता है? स्टूडेंट आस्किंग क्वेश्चन, मैक्सिमम अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट यानी छात्रों की अधिकतम उपस्थिति होनी चाहिए, या फिर कक्षा में पिन ड्रॉप साइलेंस, या फिर नोट्स लेने वाले छात्र। स्टूडेंट सर एक टेकिंग, स्टूडेंट आस्किंग क्वेश्चन। हाँ तो ये मेन है। ठीक है, तो स्टूडेंट आस्किंग क्वेश्चन यानी छात्र का प्रश्न पूछना, यही तो प्रेरित कर रहा है ना। निम्नलिखित में से किसे प्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? तो शिक्षण को यही प्रेरित कर रहा है, यही संकेत माना जाता है कि स्टूडेंट क्या है, एक्टिव है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है ना। आप लोगों को भी कोई समस्या आती है तो आप लोग पूछते हो, तो इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि एक्टिव है ना। स्टूडेंट क्या है, एक्टिव है, प्रेरित हो रहा है ना, शिक्षण का एक संकेत हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्लेक्सिया इज एसोसिएट विथ, तो ये बताइए, यहाँ से क्वेश्चन आता है, बीमारी से क्वेश्चन आता है। डिस्लेक्सिया क्या है? मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, या फिर बिहेवियर डिसऑर्डर, या फिर रीडिंग डिसऑर्डर, या फिर राइटिंग डिसऑर्डर। सॉरी राइटिंग डिसऑर्डर। हाँ, नहीं सर, राइटिंग डिसऑर्डर, आप एक भी नहीं सही राइटिंग नहीं नहीं है सर। सर रीडिंग बिहेवियर होना डिसऑर्डर। चाहिए। सर नॉन ऑफ दिस, बताइए। सर रीडिंग डिसऑर्डर लग रहा है मुझे। सर क्या बोल रहे एक्चुअली हैं? ना मैंने, हेलो सर, क्या बोले शनि जी? रीडिंग डिसऑर्डर। हाँ, गुड। यस रीडिंग रीडिंग डिसऑर्डर। डिसऑर्डर हो जाएगा। हाँ सर अभी ना अल्फाबेट्स में उनको बच्चों को अल्फाबेट्स में तकलीफ होती है, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, पी और क्यू सर में तारे जमीन पर जो मूवी है ना, उसमें उस बच्चे को ये बताया है सर, डिसलेक्सिया। किसमें? तारे जमीन पर जो मूवी है, तारे जमीन पर ना। हाँ, गुड। हाँ यस सर, वो उस मूवी में हाँ बताया है ना डिसलेक्सिया। हाँ, तारे मूवी पर, गुड। तो सर आंसर क्या है सर, सी और डी? सी आंसर है। यहाँ पर बी और डी में अच्छे से बच्चा पहचान नहीं पाता है ना, या फिर पी और क्यू में भी नहीं पहचान पाता क्या है एग्जैक्ट, है ना। ये बड़ी बीमारी नहीं है। क्या होता है कि बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है ना, बोला जाता है कि अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है बच्चा, कि आपको समझ नहीं आता दो है, लेटर पढ़ता में है। कंफ्यूजन हो जाता है ना, यू है हाँ जैसे सी है, इसमें भी कंफ्यूजन। हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है, समझ लीजिए बच्चों को अच्छे से काउंसलिंग दी जाएगी ना, उस समय अच्छे से काउंसलिंग दी जाएगी तो ये हो जाता है, मतलब इजी हो जाता है कि समझ पाएगा बच्चा। ठीक है, ये बड़ी बीमारी नहीं है। तो समय रहते हुए क्या करना चाहिए, इसको काउंसलिंग देना चाहिए छोटे बच्चों को। नहीं तो क्या होगा, ये बड़े होने तक भी यही प्रॉब्लम रहती है, फिर मतलब थोड़ा सा दिक्कत आता है। ठीक है, इसलिए समय रहते इसको सुधार करना आवश्यक है, काउंसलिंग देना महत्वपूर्ण है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक मिनट, 5 मिनट तो लेंगे सर का भी, 5-6 क्वेश्चन है। शिक्षण संस्थानों में जितनी अधिक विकलांग छात्र आएंगे उतनी ही अधिक मांग बढ़ेगी। तो बताइए जी, शिक्षण संस्थानों में जितनी अधिक विकलांग आएंगे, उतने छात्र आएंगे, उतनी ही अधिक क्या होगी, मांग बढ़ेगी। बताइए, परिवार, समाज, शिक्षक, राज्य। शिक्षक। शिक्षक टीचर। मांग बढ़ेगी तो शिक्षक की मांग बढ़ेगी। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए साधन संपन्न, निरकुश, साधन संपन्न और सहभागी, साधन संपन्न और अधिकारी, साधन संपन्न और प्रभावशाली। सर डी साधन संपन्न और प्रभावशाली। अ गुड टीचर मस्ट बी, क्या है बताइए, आंसर क्या है? प्रभावशाली। ऑप्शन बी। सर सहभागी वाला होना चाहिए, ऑप्शन साधक बी संपन्न और सहभागी। अच्छा कोऑपरेटिव होना चाहिए, ना कि बी होगा। बी नंबर बी। साधन संपन्न में बाकी जो चीजें आती है, ठीक है, और सहभागी टीचर होना चाहिए, पार्टिसिपेट होना चाहिए।
तभी एक अच्छा शिक्षक माना जाता है। नैदानिक मूल्यांकन से पता चलता है निर्देशों की शुरुआत में छात्रों का प्रदर्शन, निर्देशों के दौरान प्रगति और विफलताओं को सीखना, अंत में निर्देशों की उपलब्धि की डिग्री, निर्देशों के दौरान लगातार सीखने की समस्या के कारण और उपचार। अभी ये आंसर गलत मत करना, ठीक है? किसी से भी मैं नहीं सुनना चाहता हूँ अंत में निर्देशों की उपलब्धि की नैदानिक यानी ऑप्शन सी, डायग्नोस्टिक। ऑप्शन सी। अभी मैंने बताया था, ठीक है? अब आप लोग बताइए। मैंने सिस्टमैटिक भी बताया है, क्लास में भी बताया, अभी क्वेश्चन में भी सवाल किया। पहले क्या आता है? प्लेसमेंट सर आता है, डी ऑप्शन होगा, दूसरे में क्या आता है? निर्देशों के दौरान फॉर्मेटिव आता लगातार। है, सर डी नंबर होगा, डी नंबर सर, सर, डी, निर्देशों के डी, दौरान लगातार सीखने में प्लेसमेंट, समस्याओं के कारण फॉर्मेटिव, उपचार। फिर समेटिव आता है, फिर डायग्नोस्टिक आता है, ठीक है? सर डी। तो PF पास, फेल, स्टूडेंट, डिजर्ट, ठीक है? देखिए, पास, फेल, स्टूडेंट, सर डी होगा सर। लास्ट में डी है तो लास्ट में डी, ठीक है? देखिए लास्ट में क्या होता है? निर्देशों के दौरान लगातार सीखने के समस्या के कारण और उपचार, ठीक है? समस्या का कारण और उपचार। तो सर समस्या का लेकिन कारण और उपचार निर्देशों के दौरान नहीं होता है ना, ये तो अंत में होता है नैदानिक। देखिए, इसका मीनिंग हमने पहले भी बताया कि समेटिव जब पढ़ा रहे थे तो समेटिव में हमने एक एग्जांपल दिया था कि आपको 6 महीने के बाद एग्जाम होता है। उसके बाद जो हम लास्ट में एग्जाम देते हैं ना, उसको हम समेटिव बोलते हैं ना। 6 महीना हम पढ़ लिया सेमेस्टर पैटर्न, उसके बाद एग्जाम देते हैं। लेकिन क्लास में भी एंड में जो होता है ना, एंड में जो इलेक्शन होता है वो भी समेटिव कहा जाता है। एक मिनट, हाँ, एक मिनट, चार कैसे अभी भी बोल रहे हो डाउटफुल होगा आप? क्योंकि आप लोग निर्देशों के आधार पे नहीं हो सकता है, इसमें सर अंत ये में ही होता है सर, नैदानिक होता है। प्लेसमेंट होता है, चार कैसे फॉर्मेटिव होता है, डायग्नोसिस होता है, फिर समेटिव होता है। चार सर कैसे बोल रहे हो फॉर्मेटिव आप के लोग? बाद डायग्नोसिस आता है। मैंने 3 बोला था सर, मैंने स्टार्टिंग में भी 3 बोला था, क्योंकि अंत में होता है नैदानिक, ना कि नहीं निर्देश नहीं के नहीं दौरान। निर्देशों की उपलब्धि नहीं, अंत में भी नहीं होता, आपका भी गलत है, ठीक है? देखो अब मैं बताता हूँ। निर्देशों की शुरुआत में छात्रों का प्रदर्शन ये जाने दो, ठीक है? शुरुआत में छात्रों, निर्देशों के दौरान प्रगति और विफलता को सीखना, निर्देश के दौरान प्रगति और विफलताओं को सीखना, ठीक है? एक मिनट, इसको 24 का आंसर पहले देख लेता हूँ मैं, है ना? फिर मैं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है? देखिए, तो निर्देशों के दौरान जब चालू होता है ना, तो ये फॉर्मेटिव हुआ। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? निर्देशों के दौरान प्रगति और विफलताओं को सीखना, ये फॉर्मेटिव। निर्देश के चलते समय ही हम प्रगति और विफलता को देख रहे हैं ना, फीडबैक दे रहे हैं। अंत में निर्देशों की उपलब्धि की डिग्री हमने बताया था ना, समेटिव, जो लास्ट में भी होती है और लास्ट पार्ट के अंत में भी होता है। क्लियर सर हुआ जो जी? अभी डायग्नोसिस है वो गुलशन जी, ये फॉर्मेटिव के क्लियर हुआ बाद अभी? भी आता है। वो लाइन रहने दीजिए ना, हमने बस समझाने के लिए आपको बताया था। क्लियर है गुलशन जी? अभी ये अंत में निर्देशों की उपलब्धि की डिग्री, ठीक है? लास्ट में समेटिव आता है। अब देखिए, निर्देशों के दौरान लगातार सीखने की समस्या के कारण, तो समस्या में कारण डायग्नोस क्या कर रहे हैं? समस्या का कारण ढूंढकर हम उसका जो उपचार करते हैं ना, तो हम डायग्नोस कर रहे हैं, यानी निदानात्मक मूल्यांकन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चौथा हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट पर चलते हैं, समय फिर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक, 4 क्वेश्चन बचे। शिक्षक द्वारा निर्देशात्मक सहायकों का उपयोग किया जाता है कक्षा को आकर्षित बनाने के लिए, छात्रों को आकर्षित करे, अवधारणा को स्पष्ट करे और अनुशासन सुनिश्चित करे। तो शिक्षक द्वारा निर्देशात्मक सहायकों का सर उपयोग किया क्लेरिफाई जाता द है। कॉन्सेप्ट। ऑप्शन सी, क्लेरिफाई द सर, कॉन्सेप्ट। ऑप्शन सी। हाँ, क्लियरिटी, सी। क्लियरिफाई द कंसेप्ट, ठीक है? क्लेरिफाई द कॉन्सेप्ट्स। हाँ, क्लियरिफाई द कंसेप्ट, गुड, ठीक है? अवधारणा को स्पष्ट करे, शिक्षक द्वारा निर्देशात्मक सहायक का उपयोग किया जाता है अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे लंबी अवधि के लिए अवधारणा को बनाए रखने में मदद करती है, वे छात्रों को बेहतर सीखने में मदद करते हैं, वे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाते हैं, वे रटने की शिक्षा को बढ़ाते हैं, रोट ए लर्निंग। बी सी, ऑप्शन ए बी सी। सर ए बी सी बी और सी। ए बी सी हमारा सटीक आंसर है, ठीक है? रोट लर्निंग की बात नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा शिक्षक वह है जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, उपयोगी जानकारी देता है, अवधारणाओं और सिद्धांतों की व्याख्या करता है, छात्रों को मुद्रित नोट्स देता है। सही बात है ना? सीखने के लिए प्रेरित करता है, ऑप्शन ए। छात्रों को सीखने के लिए सीखने के लिए प्रेरित करता है। हाँ, ठीक है, मोटिवेट करता है ना? सीखने के लिए क्या करता है? मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है ना?
छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण आमतौर पर इस उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। उपलब्धि परीक्षण जो लास्ट में किया जाता है, उपलब्धि परीक्षण शिक्षण के बाद सीखने की मात्रा का आकलन करने के लिए, एक विशिष्ट नौकरी के चयन करने के लिए, या फिर एक पाठ्यक्रम के लिए उम्मीदवारों का चयन, या फिर शिक्षार्थियों की ताकत और कमजोरियों की पहचान करना। बताइए। ए होगा सर, ऑप्शन ए उपलब्धि परीक्षण। मात्रा का हाँ, तो उपलब्धि परीक्षण आमतौर पर इस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है जो शिक्षण के बाद सीखने की मात्रा का आकलन करने के लिए, है ना, उपलब्धि परीक्षण। लास्ट में ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क सरल से जटिल की ओर सीखते हैं, कारण वयस्क अधिगम एक तीव्र प्रक्रिया है। दोनों करेक्ट है या फिर दोनों इनकरेक्ट है, या फिर एक करेक्ट है और या गलत है, या फिर ए सही है, या फिर आर सही, या फिर ए गलत है। ऑप्शन आर सही है, ए गलत है। सर ए गलत है और आर सही है। आर सही है। ए गलत है, आर सही है। यस, सब लोग सहमति है, सभी का गलत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ ए सही एडल्ट का और बात आर किया गलत जा है। रहा है इसी वजह से। नहीं 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 नहीं, सर दोनों ही सही हो गलत गए है। फिर। पहले वाला सब ए गलत सही है, आर कॉम्प्लेक्स की गलत तरह है। कर सकते हैं। ए सही है, ए सही है, आर गलत है। देखिए, वयस्क सरल से जटिल की ओर सीखते हैं, वयस्क भी सीखते हैं, यानी एडल्ट भी सीखते हैं और एडल्ट भी सीखते हैं, यानी जो किशोरावस्था है वो सीखते हैं सरल से जटिल। वयस्क अधिगम में तीव्र प्रक्रिया, तो जो अधिगम की प्रोसेस जो होती है, अधिगम की जो प्रोसेस है वो तीव्र नहीं होती है, अपने अनुसार चलती है, ठीक है। ये तीव्र नहीं होती है, स्टेप बाय स्टेप चलती रहती है, तो एकदम से लर्निंग नहीं होती है, ठीक है। लर्निंग एकदम से नहीं होती है, तीव्र प्रोसेस नहीं होती, स्टेप बाय स्टेप चलती रहती है, ठीक है ना। जन्म से लेकर मृत्यु तक बोलते हैं ना, कब्र से लेकर जन्म से लेकर कब्र तक, ठीक है। एकदम स्पीड नहीं भागेंगे। क्लियर है सबको? चलो, आई होप कि आप लोगों को क्लास यस सर। समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन आंसर, ठीक है। जितना हमने पढ़वाया था सारे क्वेश्चन करवाए, और 2 क्लास हम करवाएंगे नेक्स्ट, और बाकी क्वेश्चन भी हम तो अभी बाकी क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन को आप लोग पढ़कर आए, पीडीएफ आप लोग अच्छे से पढ़ लिए तो फिर क्वेश्चन आराम से दे पाओगे, क्योंकि कंटेंट सारा ही बनाया गया है, फिर क्वेश्चन छूटेगा नहीं आप लोग का पीवाईक्यू वाला।